हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। मैं राजेश मिश्रा आज आपको क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिक्स का मोशन इन प्लेन पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा, मोशन इन प्लेन में वेक्टर, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन तीन आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर को पढ़ेंगे। मेन वेक्टर है, हालांकि टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आपको भी हम बताने जा रहे हैं। तो वेक्टर को जो है अगर हम लोग समझ लेते हैं तो आगे जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, या आगे लॉज ऑफ मोशन आएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, इस सब में आपको वेक्टर का काम पड़ेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन का पहला टॉपिक जो वेक्टर है उसका पार्ट 1। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है वो कितने हैं? तीन है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। स्केलर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज बेटा क्या होता है, इसमें पढ़ना हमको वेक्टर है, मुख्य रूप से हमको क्या पढ़ना है? ये वेक्टर पढ़ना है। लेकिन वेक्टर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेटा वेक्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है स्केलर के बारे में जान लें। तो देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। The quantities which are indicated by only their magnitudes. The quantities which are indicated by only their magnitude are called scalar quantities. ऐसा क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहेंगे बेटा? स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। आप डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, पेन लेकर के, कॉपी लेकर के आप मेरे साथ हो जाइए, आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। आज मैं अपने फर्स्ट जो लेक्चर है वेक्टर का, उसमें आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज तक बता के इसको छोड़ेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन फिर आगे बेटा शुरू होगा जो नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो आप ये देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या है? द क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिकेटेड बाय ओनली देयर मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब क्या क्या आएगा इसमें? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम है, लेंथ, मास, टाइम, ये सब इसके अंदर आएगा बेटा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी, पोटेंशियल, प्रेशर, पावर, ये सब बेटा स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी, पोटेंशियल, वर्क डन, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। एट एक्स्ट्रा ढेर सारे हैं। अब देखिए ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको अगर हम डायरेक्शन लगा दें तो आंसर खुद गलत हो जाएगा। जैसे पूछा जाए कि बेटा तुम्हारा कितना लेंथ है, तो अभी बताता है इतना मीटर है। अगर तुम उसमें बता दोगे कि सर मेरा लेंथ जो है पूरब की ओर इतना मीटर है, यानी कि आप पश्चिम की ओर करके नापते हो, उत्तर की ओर करके नापते हो, तो कुछ और आता है क्या? तो आप खुद देखिए कि लेंथ कितना है, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। मास का कितने किलोग्राम है, ये नहीं होगा कि ये 5 किलोग्राम चीनी है, ये पूरब में है, तो भाई क्या पश्चिम में वो 10 किलोग्राम हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह टाइम है, कितना बजा है, तो आप बोलते हो ना सर 8:10 हुआ है या 12:30 हुआ है, यानी उसमें भी आपको डायरेक्शन नहीं लगाना है। आप किसी के साथ इसमें अगर डायरेक्शन लगाएंगे तो मुक्तापूर्ण आंसर आपका हो जाएगा। पूछने वाला भी अगर पूछ रहा है तो वो भी गलत हो जाएगा। तुमसे हम पूछें कि यहाँ से पटना कितना दूर है, तो तुम बताओगे सर वाराणसी टू पटना जो है इतना किलोमीटर है।
आप उसमें ये नहीं बताएंगे इस दिशा में, जब दिशा की बात आ गया तो पोजीशन हो गया, फिर वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। यानी दी क्वांटिटीज विच आर इंडिकेटेड बाय ओनली देयर मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, ये स्केलर रहा, इसकी सीमा बेटा यही समाप्त हो रही है। एक आता है टेंसर क्वांटिटीज, हम लोगों ने अभी देखा स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, थोड़ा बहुत हम लोग 9th-10th में पढ़े हुए हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में। तो देखिए टेंसर, टेंसर क्वांटिटीज बेटा क्या होगा, दी क्वांटिटीज विच आर नॉट स्केलर नॉर वेक्टर, ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है। दी क्वांटिटीज विच आर नॉट स्केलर, मैं लिख दे रहा हूं, दी क्वांटिटीज विच आर नॉट स्केलर नॉर वेक्टर। इसको कई लोग नहीं समझे रहते हैं, नहीं पता रहता है। तो दी क्वांटिटीज विच आर नॉट स्केलर नॉर वेक्टर आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग टेंसर क्वांटिटीज कहेंगे। यानी ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है, यानी उसमें स्केलर के भी लक्षण हैं और वेक्टर के भी लक्षण हैं। ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, यानी जहां संदेह पैदा हो जाए वो टेंसर क्वांटिटी है। तो अभी तक तो केवल फिजिक्स में एक ही क्वांटिटी को समझा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग बेटा सेंटर ऑफ मास रोटेशन जब पढ़ेंगे, जो तुम्हारा फर्स्ट बुक एनसीईआरटी क्लास 11th का है, उसमें सेंटर ऑफ मास रोटेशन, उसके बाद ग्रेविटेशन आता है। तो जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सेंटर ऑफ मास, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। आप वो देखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैरी करता रहता है। तो वहां संदेह हो जाता है कि जैसे लीनियर मोशन में मास होता है, उसी तरह एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो वहां हमको संदेह होता है कि ये वेक्टर है, क्या ये स्केलर है, इसको एक्सिस के परतल ले रहे हैं, या कई ढंग से आप उसको समझेंगे कि वैरी क्यों कर रहा है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाह रहे हैं। यानी दी क्वांटिटीज विच आर नॉट स्केलर नॉर वेक्टर, दैट इज टेंसर। और ये आया भी है एग्जांपल, तो आप इसको अभी यही याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा जैसे लीनियर मोशन में मास होता है, अभी तुम यही समझो कि एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एग्जांपल इसका आप याद रखिएगा। स्केलर और वेक्टर के बारे में, स्केलर और टेंसर के बारे में इतना जानना बेटा जरूरी था। ये एग्जांपल आपके जो है पूछे जा चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, ये कंपटीशन में आया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है, यानी वो टेंसर है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, टेंसर जो टेंशन दे, यानी जहां संदेह पैदा हो कि स्केलर है कि वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग का मुख्य रूप से बेटा जो पढ़ना है, इन सब की तो सीमा समाप्त है, वो वेक्टर। क्या पढ़ना है, वेक्टर किसको कहेंगे, तो दी क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिकेटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आप चाहे तो इसका डेफिनेशन बेटा लिख लो, दी क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिकेटेड बाय, which are indicated या represented, दोनों लिख सकते हैं आप, which are indicated by magnitude as well as direction, magnitude as well as direction are called वेक्टर क्वांटिटी। उसको क्या कहेंगे, हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। यानी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, अकेला उससे रिप्रेजेंट होगा ही नहीं। मैग्नीट्यूड भी बोलना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा। कुछ अब एग्जाम्पल देख लो, इसके बेटा एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी,
फोर्स, मोमेंटम, impulse, acceleration, एक्स्ट्रा कुछ समझ जाओगे, हम समझा दे रहे हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस मतलब हटना, प्लेस मतलब स्थान। तो जब भी डिस्प्लेस यानी प्लेस से हटेगा तो निश्चित रूप से किसी डायरेक्शन में हटेगा, या तो ईस्ट जाएगा या वेस्ट जाएगा, नॉर्थ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ, अप जाएगा, डाउन जाएगा, किसी न किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का तो किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। तुमको बोलना पड़ेगा कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की ओर 5 मीटर है या 5 किलोमीटर है या जो भी है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये सब पढ़ चुके हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी तो किसी न किसी डायरेक्शन में ही आएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फोर्स, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं उसका एक निश्चित डायरेक्शन होता है। अगर बैट से बॉल को मारना है तो बैट्समैन को अपने बैट को एक निश्चित डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। किसी चीज को खींचना है या ढकेलना है, खींचना है तो अपनी ओर, ढकेलना है तो उसको यानी पुश या पुल, उसका एक निश्चित डायरेक्शन होगा। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह देखिए मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन मोशन, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन मोशन। तो बॉडी जब भी मोशन में आएगा किसी न किसी डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए मोमेंटम क्या है, मास होता भी है। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम आएगा मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जब भी मोमेंटम होगा उसका एक निश्चित डायरेक्शन होगा। ऐसे भी मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम होता क्या है, तो कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन मोशन। तो जब भी बॉडी मोशन में आएगा किसी न किसी डायरेक्शन में आएगा, इसलिए मोमेंटम भी क्या चीज है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको हम समझा दिए हैं। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। तो जब भी इंपल्स होगा यानी बैट से बॉल का टकराना, वॉल से बॉल का टकराना, ये इंपल्स की घटना है। तो निश्चित रूप से एक डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे भी किसी वेक्टर क्वांटिटी में जब स्केलर का मल्टीप्लाई होता है तो वो वेक्टर होता है। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का पर यूनिट टाइम में जो चेंजिंग होता है दैट इज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन का एक निश्चित डायरेक्शन होगा। इस तरह देखिए आप वेक्टर और स्केलर को समझ जाएंगे, कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो की आवश्यकता होगा। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी जो होगा वेक्टर क्वांटिटी जब भी रिप्रेजेंट होगा बेटा तो एक एरो लगाना पड़ेगा आपको। देखिए एरो के यहां दो पार्ट हैं। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एरो लगाना पड़ेगा और एरो के यहाँ पे दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट बेटा इसका कैप है। तो जो ये पार्ट होता है एरो, जो लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। ये किसको बताता है, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। और जो कैप है इसको बेटा कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैप। ये किसको बताता है, ये डायरेक्शन को बताता है। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी हम लोग लिखेंगे, जैसे फोर्स लिखेंगे तो फोर्स के ऊपर देखिए वेक्टर साइन लगाएंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे तो उसके ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स है या एक्सेलरेशन है या मोमेंटम है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। द वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। द लेंथ ऑफ एरो शोज द मैग्नीट्यूड एंड कैप ऑफ एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। इस तरह हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का जो जनरल डेफिनेशन है बेटा वो समझ लिए हैं।
अब हम लोग पढ़ते हैं कितने प्रकार के वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आज ये थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, पार्ट 1 है वेक्टर क्वांटिटी का। आपको एक एक चीज बता दे रहे हैं। कई जगह कम वेक्टर लोग समझे रहते हैं, उसके टाइप्स कम समझते रहते हैं, लेकिन आपको देखिए सब मालूम होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि तुम्हारा कॉन्सेप्शन क्लियर हो, हमसे क्वेश्चन ना छूटे कंपटीशन का, तो आपको एक एक कॉन्सेप्शन बेटा जानना पड़ेगा और लो से हाई तक आपको जाना पड़ेगा। अपने लेवल को जीरो लेवल से हाई लेवल तक बेटा ले जाना पड़ेगा। हम लोग करेंगे उस चीज को। पहले आप देखिए टाइप्स कितने हैं। तो कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, इक्वल, नल, यूनिट वेक्टर, थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर। इसके बाद भी बेटा आएगा वेक्टर पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, को इनिशियल, को टर्मिनस, फ्री वेक्टर या डीलोकलाइज वेक्टर, फिक्स वेक्टर या लोकलाइज वेक्टर। इतने प्रकार के बेटा वेक्टर होता है। आप उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाते चले जा रहे हैं। देखिए कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर किसको कहेंगे? all those vector lying along the same plane are called coplanar vector। एक्स एक्सिस के along जितने वेक्टर होंगे, चाहे वो वेलोसिटी वेक्टर हो, चाहे फोर्स वेक्टर हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, वो सब कोप्लानर होंगे। वाई प्लेन में जितने काम करेंगे वो कोप्लानर होंगे। जेड प्लेन में जितने काम करेंगे सब कोप्लानर होंगे, चाहे वो वेलोसिटी हो, फोर्स हो, इंपल्स हो, मोमेंटम हो। यानी all those vectors lying along the same plane are called coplanar vector। कोलिनियर वेक्टर देखिए, ये सब आप हल्का सा हम समझा दे रहे हैं, आप समझ जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके पीछे नहीं जाना है। नाम से स्पष्ट हो रहा है। जहां थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला आएगा, जिसपे न्यूमेरिकल होगा, उसको आपको हम लिखा करके उसको समझाएंगे। कोलिनियर वेक्टर, ऑल दोज वेक्टर लाइंग अलोंग द सेम लाइन। डेफिनेशन से ही क्लियर हो जा रहा है। ऑल दोज वेक्टर लाइंग अलोंग द सेम लाइन, यानी सेम लाइन के अलोंग जो काम करेगा। ऑल दोज वेक्टर, all those vectors lying along the same line, lying along the same line के along जो वेक्टर काम करेगा are called कोलिनियर वेक्टर। एक लाइन के along काम करने वाले वेक्टर को बेटा क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। लाइन के along होना चाहिए, वो सब कोलिनियर के एग्जाम्पल होंगे। जैसे कोई व्हीकल पूरब में जा रहा है, दूसरा भी पूरब में जा रहा है, कोलिनियर है। पूरब में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, एक ही लाइन के अलोंग है, वो कोलिनियर कहलाएगा। तो एक लाइन के अलोंग आर दोस वेक्टर्स लाइंग अलोंग द सेम लाइन आर कोलिनियर वेक्टर। तब देखिए एक आ जा रहा है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर किसको कहेंगे? अब इसको थोड़ा सा बेटा हम लोग लिख लें, अच्छा रहेगा। पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल, नल। देखिए आप, तो पैरेलल वेक्टर्स किसको कहेंगे समझिए। पैरेलल वेक्टर्स ऑल दोस वेक्टर्स। कोलिनियर का बच्चा है पैरेलल, कोलिनियर का बच्चा है पैरेलल, और पैरेलल का बच्चा है इक्वल। तो कोलिनियर वेक्टर को हम लोग बेटा दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो देखिए क्या होगा। पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। दोज कोलिनियर वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, या दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड दोज वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, या दोज वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। दोनों ढंग से दे सकते हो। अपने फादर के आधार पर डेफिनेशन क्या होगा, क्योंकि कोलिनियर का बच्चा है पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो दोज कोलिनियर वेक्टर्स। चलिए फादर के आधार पे दीजिए बेटा, फादर का महत्व होना चाहिए। तो दोज कोलिनियर वेक्टर, दोज कोलिनियर वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री are called parallel vectors। क्या कहेंगे उसको? parallel vectors बोले।
those collinear vectors making an angle of 0 degree are called parallel vectors। यानी देखिए, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये भी पूरब में है, और दूसरा वेक्टर बी है, ये भी पूरब में है, इनके मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, यही हम कर दे रहे हैं। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का अधिक है, वेक्टर ए का कम है, लेकिन दोनों पूरब में है, उनके बीच का एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री। यानी वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। ये पैरेलल वेक्टर होगी। तुमसे बोला जाए कि टू वेस्टल्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, वन इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड अदर इज 70 मीटर पर सेकेंड, किसका एग्जांपल है? कहोगे सर इसका वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि दोनों पूरब में है, दोनों के डायरेक्शन सेम। ठीक है, अब दूसरा बेटा हम लोग देखते हैं एंटी पैरेलल। कोलिनियर के दोनों बच्चे हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो दोस कोलिनियर वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री आर कॉल्ड एंटी पैरेलल। या ये भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है तुम ये ढंग से डेफिनेशन दो। दोस वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 degree are called anti-parallel vectors। क्या कहेंगे इसको? anti-parallel vectors। उसको anti-parallel vectors कहेंगे। जैसे एक पूरब में है, दूसरा पश्चिम में हो जाए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तुमसे कोई पूछे क्या चीज है ये, तो कहोगे सर एंटी पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। अगर वेक्टरों के बीच का एंगल बेटा 180 डिग्री होगा तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। जैसे कोई मोटरसाइकिल पूरब में चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा पश्चिम में चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो वो क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल के एग्जांपल होंगे। एंटी पैरेलल में केवल डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। अब देखो पैरेलल वेक्टर का बच्चा, यानी नेक्स्ट जो हमारा टाइप आएगा वो इक्वल वेक्टर बेटा आएगा। क्या आएगा? इक्वल वेक्टर। हम आपको समझाते चले जा रहे हैं, टाइप्स आपका शुरू में ही बता दिए हैं, दिखा दिए उसमें। तो इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स क्या होगा? आप ऐसा भी कह सकते हो कि दोस कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, और ये भी कह सकते हो कि दोस पैरेलल वेक्टर, पैरेलल का एंगल 0 डिग्री हो गया, having same magnitude is called equal vector। ऐसे भी बोल सकते हो कि those vector making an angle of those vector having same magnitude and making an angle of 0 degree are called equal vector। यानी क्या लिख सकते हो? ऐसे भी कह सकते हो कि those vectors having same magnitude and डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। वो किसके एग्जाम्पल होंगे? इक्वल वेक्टर्स होंगे। जैसे देखिए ये वेक्टर ए है, ये भी पूरब में है, और वेक्टर बी है, ये भी पूरब में है, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम लिख देंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। लेकिन पैरेलल वेक्टर है, वहां वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी नहीं लिखा है, क्योंकि वहां मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो जो इक्वल वेक्टर होंगे बेटा, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। जैसे बोला जाए कोई 60 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ में जा रहा है, दूसरा भी 60 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ में जा रहा है, दो लोग हैं, क्या दोनों के जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या है? तो कहेंगे वो इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का सेम होना बेटा जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए क्या चीज है आपका। तो क्या था हमारा? देखिए पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल। अब नल वेक्टर आ रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है। नल वेक्टर के बेटा एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं, नल वेक्टर के एग्जाम्पल आ चुके हैं। तो आप देखिए नल वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। नल वेक्टर बेटा, नल वेक्टर क्या होगा? दी वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड बट आर्बिट्ररी डायरेक्शन।
आपको डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, सबका लिखने की जरूरत नहीं है। The vector having zero magnitude but arbitrary direction, बेटा arbitrary person जो उसी पॉइंट पे बदल जाए, मैग्नीट्यूड जीरो हो तो क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए जो कंपटीशन में आए हुए हैं, ए बॉल थ्रोइंग अप एंड फॉलिंग ऑन द बॉलर हैंड, आप डिस्प्लेसमेंट पे बॉलर के हैंड में ही आ गया, ऊपर गया बॉलर के हैंड में आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन डायरेक्शन है, आते समय बॉलर के हैंड की ओर आया, यानी डायरेक्शन ये। फिर जब वहां से बॉलर के हाथ से जाएगा तो उसका डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, उसी पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर गया, आर्बिट्ररी कर गया, तो ऐसे वेक्टर को बेटा क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। ट्रेन स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर। देखिए जो कुछ नहीं पूछे गए हैं एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं। व्हीकल ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल, कोई भी व्हीकल चल रहा है और उसका एक्सेलरेशन तुमसे हम पूछ रहे हैं, कहोगे सर एक्सेलरेशन का तो मैग्नीट्यूड जीरो है, हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या है, तो कहोगे नल वेक्टर। तो ये सब एग्जांपल है जो आपको मालूम होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, ये तो आया हुआ एग्जांपल आपको बोले हैं कि बॉल throwing up and falling on the bowler hand, ये आया हुआ है बॉलर हैंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is an example of, वहां दिया था इज एन एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर यूनिट वेक्टर, इज एन एग्जांपल, हम उसी ढंग से लिख दिए हैं, इज एन एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ठीक है, ये आप जानते रहिए। एक एग्जांपल ये है, दूसरा भी ले लो, ट्रेन स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ट्रेन स्टैंडिंग at the platform of displacement vector is null vector, ये भी null vector का एग्जांपल आया। एक और आपको हम बोले जो अभी नहीं पूछा गया है, वो भी पूछा जा सकता है, व्हीकल बोले, पार्टिकल बोले, व्हीकल ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर is null वेक्टर। इतना आप जानते रहिए, यानी मैग्नीट्यूड जीरो हो, आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, नल वेक्टर हो जाएगा। ये सब एग्जांपल, पहला एग्जांपल तो आया हुआ है और मैं कुछ आपको लिख दिया हूं, थोड़ा सा आप कंसेप्शन याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नल वेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई सर्कुलर पाथ को कोई भी पार्टिकल क्रॉस ये कर रहा है, या ट्रायंगुलर पाथ पे चल रहा है, अपने ही जगह पे पहुंच गया, तुमसे हम बोले कि 2 राउंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो सर 2 राउंड के बाद पार्टिकल तो यही आ जाएगा, 4 राउंड के बाद बताओ सर यही आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका एग्जांपल आ जाएगा, नल वेक्टर। यानी 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया तो डिस्प्लेसमेंट तो फिर जीरो हो गया पार्टिकल, तो किसका एग्जांपल आएगा, नल वेक्टर का। कोई ट्रायंगल में चल रहा है, या रेक्टेंगल में चल रहा है, या स्क्वायर में चल रहा है, 1 कंप्लीट रोटेशन किया, या 2 कंप्लीट रोटेशन किया, या 3 कंप्लीट रोटेशन किया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका एग्जांपल आएगा, नल वेक्टर का आएगा। इस तरह आप समझते रहिए। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं और क्या है,
इक्वल हो गया, नल हो गया। अब यूनिट वेक्टर है, थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या आएगा? दी वेक्टर हैविंग, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, इसका बहुत यूज होगा बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप समझिए। इस पे आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपको हम सब कराएंगे। जब थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर बता देंगे तो उसके सारे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, नीट के, आईटी मेंस के, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज तो पहला टर्म है, अब थ्योरेटिकल से हम लोग थोड़ा परिचित हो जाए। यूनिट वेक्टर क्या है? तो दी वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, नाम ही है ऐसा वेक्टर जिसके यूनिट मैग्नीट्यूड हो उसको क्या कहेंगे बेटा? यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसका यूज डायरेक्शन के लिए होता है, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। आप ना हो तो लिख लीजिए, द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या कहेंगे इसको? यूनिट वेक्टर। द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और यूनिट वेक्टर को बेटा कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, एक लाइन और भी लिख दीजिए, इट इज यूज्ड, यानी इट इज यूज फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर के डायरेक्शन के लिए बेटा यूज होता है। अब जैसे हमको लिखना हो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? एक कैप से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एक कैप से। कुछ जगह जहां नहीं मालूम रहता है लोग बोल देते हैं ईटा कैप, वहां भी ठीक है। अब फोर्स है, उसका यूनिट वेक्टर हमको बनाना है, ईटा कैप कर लेंगे, या तो एफ कैप लिखिए या ईटा कैप लिखिए। तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्या आ जाएगा? एक कैप से डिनोट होगा। कैसे ऑब्टेन्ड होगा? तो किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें, यानी मॉड वेक्टर ए, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए न लिख करके केवल ए लिख दें। जैसे हम अगर केवल एफ लिखते हैं तो एफ इज इक्वल टू 5 मीटर, लेकिन जब वेक्टर एफ लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना होगा। तो यूनिट वेक्टर बेटा कैसे निकलेगा? तो किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे? यूनिट वेक्टर पाएंगे। ये आप याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। जब भी हम निकालेंगे वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए तो 1 आएगा। तो यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन के लिए होता है। और यूनिट वेक्टर को हम कैप से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैप से। तो किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। यानी तुम समझ सकते हो कि यूनिट वेक्टर में बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ए वेक्टर विथ इट्स मैग्नीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है बेटा। आगे चलेंगे जब थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर होगा, फिर जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो यूनिट वेक्टर आपको निकाल के दिखाएंगे कैसे कैसे आईटी में नीट में क्वेश्चन पूछे वो आप समझेंगे। ये हमारा यूनिट वेक्टर था। नेक्स्ट में बेटा हम लोग चलते हैं थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर, जो इसके बाद है थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर। थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर। थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर बेटा क्या आएगा? तो देखो, एक्स के अलोंग एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा वाई हो गया, और तीसरा इस पर परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा बेटा क्या होगा? वो जेड। एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। नेगेटिव एक्स आ जाएगा तो माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई आ जाएगा माइनस जे कैप, नेगेटिव जेड आएगा तो माइनस के कैप। ये बेटा होता है यूनिट वेक्टर। एक्स के अलोंग आई, वाई के अलोंग जे, जेड के अलोंग के। नेगेटिव एक्स वाई जेड में माइनस आई माइनस जे माइनस के हो जाए। जैसे मान लो तुमको कहना हो कि किसी पार्टिकल पर
3 न्यूटन का फोर्स एक्स में लगा। अभी आप जस्ट देखे हो कि वेक्टर ए अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, ए कैप, क्योंकि ए कैप क्या निकला था, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए निकला था। तो अगर x के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है और x के अलोंग तुमको हम बोले कि फोर्स कितना लग रहा है, 3 न्यूटन लग रहा है, तो क्या बोलोगे सर, 3i। क्या बोलोगे, 3i। तो क्या जाएगा, 3i। मान लो y के अलोंग 4 न्यूटन है, क्या बोलोगे, 4j। z के अलोंग 5 न्यूटन है तो क्या बोलोगे, 5k। तो ये इस ढंग से बेटा हम लोग करेंगे। x के अलोंग 3i यानी x के अलोंग 3 न्यूटन है, y के अलोंग 4 न्यूटन है, z के अलोंग 5 न्यूटन है, तो 3i प्लस 4j प्लस 5k। यानी समझने वाला समझ जाएगा कि x के अलोंग 3 न्यूटन, y के अलोंग 4 न्यूटन, z के अलोंग 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये हमारा यूनिट वेक्टर का बेटा टॉपिक है जो x y z का है। कुछ आपको और भी समझना होगा यूनिट वेक्टर पर, तभी आप इसका जो है आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, और ये साउथ हो गया हमारा। बेटा ईस्ट के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग आई लिखते हैं, नॉर्थ के अलोंग जे लिखते हैं, वेस्ट के अलोंग क्या लिखेंगे, माइनस आई, साउथ के अलोंग क्या लिखेंगे, माइनस जे। ये भी आपको जानना पड़ेगा। अब जैसे देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा तो 45 पे हो जाएगा, वो तो अलग चीज है, लेकिन हम लोग थीटा एंगल पर यूनिट वेक्टर जान लें। जैसे अभी x के अलोंग 3 न्यूटन, y के अलोंग 4 न्यूटन, z के अलोंग 5 न्यूटन, तो x के अलोंग था तो आपको बताए ना कि fx क्या हो जाएगा, 3 और यूनिट वेक्टर i क्या हो गया। इसी तरह fy क्या हो जाएगा, 4 इंटू j। z के अलोंग 5 न्यूटन तो 5 इंटू k कर देंगे। यूनिट वेक्टर से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड में तो वेक्टर बन जाता है। अब इसी तरह आप देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आपको समझ में आ गया, i j माइनस i माइनस j। लेकिन अगर ईस्ट से तुमको बोले कि 30 के एंगल पर है यानी थीटा एंगल पर है, जिसका यूनिट वेक्टर बताइए। इसका यूनिट वेक्टर बेटा क्या आएगा, i cos थीटा प्लस j sin थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। अब देखो इसी तरह अगर तुमको यहां बोल दे इस थीटा एंगल पर, इसका यूनिट वेक्टर बताइए। इसका यूनिट वेक्टर देखो y पॉजिटिव x नेगेटिव, तो क्या लिखोगे, माइनस i cos थीटा प्लस j sin थीटा। इसी तरह तुमको इधर बोल दे, अब इसका दोनों नेगेटिव हो जाएगा, x भी और y भी, तो माइनस i cos थीटा माइनस j sin थीटा। ये आप याद रखिएगा, इस टेबल को आप जरूर समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मान लो ये इधर थीटा एंगल पर है, ये यहाँ थीटा था, ये थीटा एंगल पर है। तुमको कभी भी पूछ दे कि पूरब से 30 साउथ की ओर क्या होगा यूनिट वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, इसमें x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, यानी इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, i cos थीटा माइनस j sin। ये आप यूनिट वेक्टर याद रखिएगा। जैसे तुमसे बोल दिया जाए किसी पार्टिकल पर पूरब की ओर 30 न्यूटन का और उत्तर की ओर 40 न्यूटन का फोर्स लगा, तो आप क्या करेंगे, 40i प्लस 30j कर देंगे। तुमसे कोई बोले कि किसी पार्टिकल पर, यानी ऐसा क्वेश्चन तुमको दे दिया जाए, ये क्वेश्चन समझिए, सीधा सीधा तो कर लोगे लेकिन थोड़ा सा देखो, फोर्स अप्लाइड on a particle of 40 Newton along 40 Newton at an angle of 30 degree from ईस्ट। ये आपसे पूछा जाए कि फोर्स
force applied on a particle of 40 Newton at an angle of 30 degree from east. तो क्या हो जाएगा? अब देखो तुम क्या लिखोगे। फोर्स तो तुमको वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो 40 न्यूटन का लग रहा है, कितने एंगल पर लग रहा है? 30 डिग्री के एंगल पर लग रहा है ईस्ट से। तो 30 डिग्री ईस्ट पर क्या आ जाएगा बेटा? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तुम क्या लिखेंगे? I cos 30। क्या लिखेंगे? I cos 30 प्लस j sin 30। तो कितना आ जाएगा बेटा? अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, यानी 40 आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा I cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2 प्लस j sin 30 कितना होता है? 1/2। ये कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 20√3i प्लस 20j। ये हमारा हो गया कि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 30 डिग्री के एंगल पर फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। ये बोलेगा फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट टू north, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल ऑफ 40 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 40 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन I cos 30 प्लस j sin 30। तो जो आपका टेबल था जो हमने दिखाया है उसको आप एकदम से तैयार रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन से बेटा हम लोग सामना करेंगे। ये तो भी एक आध क्वेश्चन थोड़ी बताते समय तुमको बता रहे हैं। आगे हम लोग चले। नेक्स्ट देखिए हम लोग का नल वेक्टर 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर हो गया। अब बेटा क्या चीज है? अब हम लोगों का बच गया है 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर भी हो गया। हम लोग का बचा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। इन सबको थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, ये बहुत ज्यादा नहीं है आपका। अब बच रहा है बेटा हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर का घर ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर किसी वेक्टर के पोजीशन को, किसी वेक्टर के, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस हमारा हो गया। किसी वेक्टर के पोजीशन को अगर हम ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम से बता रहे हैं, यानी ओपी क्या कहलाएगा बेटा? पोजीशन वेक्टर होगा। ओपी इज पोजीशन वेक्टर, यानी वेक्टर का जो पूंछ है, यानी उसका जो टेल है, मस्ट बी एट द ओरिजिन। और जो उसका मूंछ है यानी हेड है वो कहीं भी रहे, लेकिन उसका टेल, इसका पूंछ जो है वो कहां रहना चाहिए? ओरिजिन पे रहना चाहिए। पूंछ मस्ट बी एट द ओरिजिन। टेल कहीं भी हो, सॉरी हेड कहीं भी हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा? पोजीशन वेक्टर। यानी इफ द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, इफ द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, आप ध्यान से सुनिए, आप लिख भी सकते हैं, कॉपी कलम निकाल करके एकदम जो हमारे साथ बनिए आपका सारा नोट्स बन जाएगा। इफ द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन वेक्टर इज सेड टू बी पोजीशन। ये बेटा हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। इसी में अब आप समझिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको कहेंगे? अगर वेक्टर के पोजीशन को ऑरिजिन से ना बताया जाए, इस पे क्वेश्चन बनेंगे आगे, ये आपको जानना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इफ द पोजीशन ऑफ द वेक्टर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन के अलावा कहीं से पता, पोजीशन ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एनी पॉइंट एक्सेप्ट ऑरिजिन, ऑरिजिन से ना बताया जाए, रिप्रेजेंटेड बाय अदर पॉइंट एक्सेप्ट ऑरिजिन, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। जैसे देखो इसी में आप समझिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब मान लीजिए कि ये हम बता रहे हैं यहां जो इसका टेल है ये कहीं भी है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब ये ए बी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ए बी क्या हो जाएगा?
क्योंकि ऑरिजिन से नहीं बता रहा। तो वेक्टर ए बी जो होगा इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि ऑरिजिन से नहीं बता रहे। अब यहां तुम देखो, इसका एक अलग अपना पोजीशन वेक्टर R1 है OA, इसका अलग पोजीशन वेक्टर है R2। ये इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, R12, क्योंकि इसको हमने 1 पोजीशन माना है, इसको 2 माना है। यहाँ ए भी हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो क्या आएगा आप ट्रायंगल से भी समझ सकते हैं क्या आएगा। यहाँ देखिए क्या आएगा, तो तुम लिख सकते हो, यानी इफ द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट एक्सेप्ट ऑरिजिन, आप लिख सकते हो डेफिनेशन, इफ द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट एक्सेप्ट ऑरिजिन, ऑरिजिन से मत बताइए, कहीं अदर पॉइंट से बताइए, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो तुम लिख सकते हो OA प्लस AB दैट इज इक्वल टू OB, OA प्लस AB दैट इज OB। अब यहां से तुम ये कर सकते हो कि AB जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज OB माइनस OA। आप कॉन्सेप्शन तैयार कर लीजिए, यानी R12 दैट इज R2 माइनस R1। ये हमारा बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक फार्मूला आ गया। तुमसे कोई पूछ रहा है AB तो OB माइनस OA, अगर कोई पूछ दे BA तो OA माइनस OB, CD OD माइनस OC, PQ OQ माइनस OP, यानी बाद वाला AB तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन। ये तो OB और OA क्या है, ऑरिजिन से रिप्रेजेंट है, पोजीशन वेक्टर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB आएगा वो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर यानी B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन। तो कोई कहेगा PQ तो तुम तुरंत कह दोगे PQ यानी Q का पोजीशन वेक्टर यानी OQ माइनस OP। ये तुम इस ढंग से कॉन्सेप्शन को तैयार रखो। तो R12 दैट इज R2 माइनस R, इस ढंग से भी आप समझ सकते हैं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, यानी वेक्टर का पोजीशन अगर ऑरिजिन से बताया जाता है तो पोजीशन वेक्टर, वेक्टर का घर ही होता है ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर ऑरिजिन से ना बता करके कहीं भी किसी अदर पॉइंट से बताते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया? जितने टेररिस्ट होते हैं, लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, डकैत होते हैं, वो सब अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताते हैं, कोई भी पोजीशन वेक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि नहीं तो पुलिस को पकड़ने में बेटा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये हमारा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए, अब जो हमारे वेक्टर्स हैं बेटा, वो इंपॉर्टेंट वेक्टर तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आप समझिए, और जो वेक्टर है उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो को इनिशियल वेक्टर, यही पर आप समझते चलिए, को इनिशियल वेक्टर, अगर वेक्टरों का जो टेल है वो एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। आप समझिए, जैसे मान लो यही O से रिप्रेजेंट करे सबको, जैसे A है, ये वेक्टर B है, ये C है, सबका जो टेल है, जो पूंछ है, वो एक पॉइंट पर है। ये वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। को टर्मिनस वेक्टर, ऑल दोज वेक्टर, इसमें क्या डेफिनेशन हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर, ऑल दोज वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। जैसे सर्वोदय पॉइंट S पॉइंट से निकलने वाले सारे बच्चे के जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो को इनिशियल वेक्टर के एग्जांपल हो जाएंगे, क्योंकि सब जो है S पॉइंट के गेट से निकलेंगे, सर्वोदय पॉइंट के गेट से निकलेंगे। तो को इनिशियल वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर, ऑल दोज वेक्टर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, जैसे किसी चौराहा पे मिलने वाले सारे वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, को टर्मिनस वेक्टर हो जाएंगे। जैसे देखो ये सब को टर्मिनस हो गया। मान लो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है, ये वेक्टर D है, और भी आप ले सकते हो। सबका टर्मिनल पॉइंट एक ही है तो सब को टर्मिनस वेक्टर होंगे, ऑल दोज वेक्टर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट। ठीक है। अब ये आता है फ्री वेक्टर, या उसका दूसरा नाम क्या है, डीलोकलाइज्ड वेक्टर। तो देखिए फ्री वेक्टर क्या होगा, जो फ्री है, जिनके टेल भी फिक्स नहीं है, हेड भी फिक्स नहीं, तो ऑल दोज वेक्टर हैविंग नॉट फिक्स इनिशियल पॉइंट। आप बोल सकते हो ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग नॉट फिक्स इनिशियल पॉइंट। ऐसे सारे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, किसके एग्जांपल होंगे, फ्री वेक्टर के एग्जांपल होंगे।
ये देखिए आ चुका है कंपटीशन में, कहीं ना कहीं इसके एग्जाम्पल पूछा था कि वेलोसिटी कैसा वेक्टर है। तो बेटा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? डीलोकलाइज। फ्री वेक्टर का नाम डीलोकलाइज वेक्टर भी है, डीलोकलाइज वेक्टर। देखो किसी भी पॉइंट से कहीं से तुम चलना शुरू करो, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा। एक्सेलरेशन है, कहीं बाइक का एक्सेलरेशन ले रहे हो, कभी कम ले रहे हो, कभी ज्यादा ले रहे हो, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो वेलोसिटी वेक्टर, कोई पूछे कैसा वेक्टर है, लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, तो कैसा है? डीलोकलाइज्ड वेक्टर यानी फ्री वेक्टर। All those vectors having not fixed initial point is called free vector या delocalized vector। नेक्स्ट बेटा क्या आ जा रहा है? नेक्स्ट आ रहा है फिक्स्ड वेक्टर। All those vectors having same fixed initial point, एक तरह से तुम कह सकते हो कोई इनिशियल वेक्टर, जिसके इनिशियल पॉइंट फिक्स है यानी वो फिक्स्ड वेक्टर है, यानी लोकलाइज्ड वेक्टर है। लड़के कहते नहीं है अरे सर आपको देख लेंगे सर, हम तो लोकल हैं, यानी उनका पोजीशन वेक्टर लोकलाइज्ड वेक्टर। इसको मैं नहीं देता टाइप में, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर से भी मिल रहा है, लेकिन पोजीशन वेक्टर अलग चीज हो जाता है, वो वेक्टरों का घर है। लेकिन यहाँ क्या है कि कोई ऑरिजिन नहीं, ऑरिजिन की बात नहीं है, इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, यानी कोई इनिशियल वेक्टर जैसे उसी तरह ही फिक्स वेक्टर भी होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो तो क्या हो जाएगा? फिक्स वेक्टर हो जाएगा, या उसको लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। सारे पोजीशन वेक्टर फिक्स वेक्टर के अंदर आ जाएंगे। ये बेटा वेक्टरों का टाइप था। हम लोगों ने वेक्टरों के टाइप की एक एक चीज को हम लोगों ने समझा है। अब इस तरह जो है हम लोग आगे फिर जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे का चीज बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह आप जो है इसको तैयार करते रहिए, आपका एक एक चीज बेटा क्लियर हो जाएगा, हर टाइप के कॉन्सेप्शन। और अब आगे हम क्वेश्चन के साथ भी मिलेंगे। आज तो उस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा था क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन था, लेकिन अब जो इसमें आएगा ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, उसके एप्लीकेशंस आ जाएंगे, फिर सारे आएंगे, रेन मैन तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जो हर क्वेश्चन के साथ हम लोग करेंगे। इस तरह आप देखते रहिए। हमारा जो है एस पॉइंट चैनल है, उस पर आप अगर बनेंगे, उसको देखेंगे, ऐप भी है, उसके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको एक सिस्टमेटिक मिलता रहेगा। वैसे हम लोग इसी तरह पढ़ाते हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए ऑनलाइन पढ़िए, थोड़ा सा बेटा अंतर होता है, लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें अब सामने कोई बच्चा रहता है, उसको जो समझ में आता है, और इसमें अंतर तो बहुत होता है। उसमें इसमें यह है कि रिवीजन के लिए ये सब बेटा अच्छा रहता है। तो थैंक यू, आज बस इतना ही।